जून एंड के अंदर प्रशांत जी और मैं यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, बहुत अनसर्टन चीजें होने वाली हैं। उस समय दिल्ली एकदम शांत थी, कुछ खबर नहीं थी, कॉकरोच कुछ सोशल मीडिया पे थे, पर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक देंगे, नेपाल बना देंगे। कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी नहीं थे, कोई पुलिस ने जो उनको रोकने के लिए किया, और फिर वहां पे कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा 3,000 क्रिमिनल्स थे। तो क्या वो प्रोटेस्ट जिस तरह वायलेंट हुई वो किसी की कल्पना में नहीं थी, प्रशांत जी को छोड़ के। फिर उसके आप आगे बढ़िए, क्या पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैलेट गन यूज करी, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और उस पर भी ह्यूमन राइट्स को लेके भारत से लेके अब्रॉड तक हंगामा होगा। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स सब पे आर्टिकल्स निकाल चुके हैं। उसके साथ ही साथ अगस्त का आज पहला दिन है। अनफॉर्चुनेटली अगस्त में जम्मू कश्मीर में टेरर का हमला हो जाता है। दो लेबरर्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं जो आउटसाइडर्स थे, लोकल नहीं थे, उनको शूट किया जाता है। एक की अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है डेथ भी हो गई है। तो ये जुलाई अगस्त में ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा था, इतनी शांति थी। पर प्रशांत जी ने जो बोला उसको लेके मेरी टीम ने थंबनेल ये बनाया था, आप उसकी हेडिंग खुद ही देख सकते हैं। जुलाई अगस्त में सावधान रहिए। सावधान रहने की जरूरत आपको हमको तो थी, सरकार को भी थी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए, कुछ सावधानी में कमी उसके अंदर भी आई। और जो मेरे चैनल पे चंक्स जाते हैं, डिफरेंट चैनल है, वहां पे भी जो थंबनेल गया वो यही बात कर रहा था, जुलाई एंड बहुत ज्यादा टेंशन वाला होने वाला है। तो आज मैंने प्रशांत जी को रिक्वेस्ट किया कि आए और बात करें कि और क्या क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि अब अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। किस किस लेवल पे दिल्ली के हार्ट में अगर वायलेंस हो सकती है, तो आप देश में कहीं भी रहते हो या विदेश में कहीं भी रहते हो, तो आप सोच सकते हैं वो एरियाज तो ज्यादा वनरेबल है ही हैं। थैंक यू प्रशांत जी, आपने समय निकाला और आज हम फिर जुड़ रहे हैं। भंडारी साहब, पहले तो आपको जय हिंद एंड व्यूअर्स को भी जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसे कि आपने एक बात कही जो हमारी पुरानी प्रोडिक्शंस थी, और अगर भारत की कुंडली की बात करें तो 12th हाउस का एक्टिव होना ये अपने आप में इंडिकेशन दे रहा था कि विदेशों के द्वारा बहुत ज़्यादा फंडिंग कर दी गई है और देश में कोई ना कोई बवाल मचने वाला है, आंदोलन होने वाले हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाया जाएगा। और ये एलियन कनेक्शन कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। 12th हाउस जब सक्रिय होता है तो एलियंस मीन्स कि बाहर के लोगों के द्वारा फंडिंग करना और किसी देश के सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिशें करना। और देखिए, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाबी मिली भी। और आप देखिए, हमारे देश के बच्चे, चोटें भी लगी लेकिन बच्चों की आड़ में इन्होंने अपने जो मनोरथ से उनको सिद्ध भी किया है। और वो कहते हैं ना, नैरेटिव जनता में पहले तो ये फैला कि ये बच्चे ही हैं, सबके सब छात्र हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जो बेचारे इनोसेंट थे उनकी पिटाई हो गई, और जो कल्प्रिट्स थे, जो रियल वाले थे, वो भाग निकले। लेकिन भंडारी साहब, अभी भारत की कुंडली में मंगल 4 अगस्त, आज 1 अगस्त से 4 अगस्त से मंगल की डबल ट्रांजिट होने वाली है। मंगल चले जाने वाले हैं मिथुन राशि में, और ये सिलसिला चलेगा अभी ऑलमोस्ट सितंबर 18 या 24 सितंबर तक। अब मंगल की डबल ट्रांजिट सेकंड हाउस में होना मतलब भारत बहुत ही एग्रेसिव स्थिति में होगा। अष्टम घर का सक्रिय होना मतलब हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी खबरें, जैसे आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी ये जो भी हुआ, अब आप देखिएगा कि इन सब का रिवेंज लिया जाएगा। और जो लोग अभी दिल्ली में थे, जिन्होंने अभी छात्रों की आड़ लेकर दिल्ली को जलाने की कोशिश की, कई लोग घरों में छुप भी गए होंगे, कई लोगों को पता होगा कि भाई ये कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बच निकले। सर, आप देखिएगा अभी 4 अगस्त के बाद क्या होगा। जबरदस्त विस्फोट होने वाले हैं, ढूंढ ढूंढ के इनको चिन्हित किया जाएगा। कई लोगों की प्रॉपर्टियां भी अटैच होंगी, क्योंकि ऐसी अभी कोई बातें निकल कर नहीं आ रही हैं। 4 अगस्त जाने दीजिए, और उसके बाद जैसे ही 17 अगस्त 2026 क्रॉस करेगी, उसके बाद एक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मंगल 9th हाउस में दृष्टि है भारत की। अगर हम 9th हाउस की बात करें, और सेकंड हाउस में भी सर्वाष्टक में स्कोर बहुत कम है, और 9th हाउस में भी सर्वाष्टक में स्कोर बहुत कम है। तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि जितने भी मिशनरीज जिनको फंडिंग होती थी,
या जितने भी जो कट्टरपंथी थे, अब देखिए कई हिंदू संगठन भी हैं, एक नहीं है। यहाँ पर भंडारी साहब अगर कोई बात करें ना कि हम किसी पंथ या धर्म से जोड़ देंगे या सनातन से, देखिए देश को खोखला करने के लिए हर हर तरह के लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो जो सरकार ने अभी कोशिश भी की, बातें चल रही थी मार्च अप्रैल से कि एफसीआरए को लागू करने की, अब चाहे वो संसद में पास हो ना हो, अध्यादेश में किसी न किसी तरीके से उसको पास किया जाएगा। और आप देखिएगा, क्योंकि एक तो बुध भी मिथुन राशि में जाने वाले हैं, मतलब सेकंड हाउस, फाइनेंशियल सिस्टम जो विदेशों के द्वारा फंडेड होता है उसको कोलैप्स किया जाना, प्रॉपर्टीज का गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ अटैच होना, जिन लोगों के द्वारा देश अहित में जो चीजें की गई हैं उनकी प्रॉपर्टियों को पूर्ण तरीके से अटैच कर दिया जाएगा, देशद्रोह के मुकदमे भी लगेंगे, कई लोग इसमें अंदर भी जाएंगे, एंड बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा। कि देखिए जब भी मंगल आता है, इस वर्ष अगर हम बात करें तो मंगल विक्रमी संवत 2083 में कमांडर है, मंगल की डबल ट्रांजिट हो रही है भारत में। भारत के जो किंग हैं, अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो किंग ही कहा जाता है, राजा, लेकिन हमारा देश का संविधान में उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाएगा, मोदी जी। उनकी कुंडली में भी मंगल की महादशा चली है, देश की कुंडली में भी मंगल की महादशा चली है। और ये बात मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कशन की थी, अभी 4 मंगल कनेक्ट हो रहे हैं, आर्मी एक्टिव होगी बॉर्डर्स में भी, दिल्ली में भी, उन हर क्षेत्रों में जहां पर भारत को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। अब आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको खबरें सुनाई देंगी कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, बहुत अंदर तक, और कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आई है। ये एक टेंटेटिव दे रहा हूं मैं डाटा, लेकिन योग तो ऐसे ही बन रहे हैं अभी। ये इको हो रही प्रशांत जी, मैं मुझे तो इको नहीं हो हो रही रही है। यहाँ पे। आप अच्छा आपको इको मुझे, हो रही है? अच्छा मैं दोबारा बोलता हूँ, ये में भी एडिटिंग हो जाएगी बाद में। हाँ हाँ, वो तो सो है। अभी सो अभी योग जो बन रहे हैं, योग यही बन रहे हैं कि अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, बीएलए आर्मी जो कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर अंदर घुसेगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को एलिमिनेट करने की कोशिशें की जाएंगी, सेपरेशन करने की तैयारियां, यहाँ पर भारतीय आर्मी बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव होगी। अब ये जो हमारे 2 लोगों को अभी जम्मू कश्मीर में अभी जो भी न्यूज आई है, मारा गया है, तो भंडारी साहब हर चीज का बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि बदला भी, वो कहते हैं ना कि आप ईंट मारोगे तो हम यहाँ पर ब्रह्मोस से अटैक करेंगे, तो ऐसी वाली बातें होने वाली हैं। तो प्रशांत जी, मैं पाकिस्तान पे थोड़ा आऊँगा, पर जो आपने भारत के अंदर की बात की, मैं थोड़ा पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की वीडियो आई कि बच्चे हैं, अगर गाली गलौज किया माफ़ करो, बड़ा दिल दिखाओ, दांतों तले जीभ आ जाए तो ना दांत फेंकते हो ना जीभ फेंकते हो। तो एक तरफ वो एक फॉरगिवनेस की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो हिंसा हुई या जो क्रिमिनल्स आए वहाँ पे, और क्रिमिनल्स भी मर्डर केस, रेप केस, बहुत सारी लॉन्ड्री लिस्ट है, सबने देखी है वो लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ सीरियस हीनियस क्राइम्स। तो आप किस दिशा में देखते हैं कि सरकार पे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, या जब आप बोल रहे हैं कि रिवेंज होगा तो वो सरकार जो ये सारे वायलेंस वाले तत्व आए थे उनके सफाई की तरफ बढ़ेगी? व्हाट डू यू सी इज गोइंग टू हैपन मोर? भंडारी साहब, एक चाणक्य ने भी जब अपना चाणक्य शास्त्र लिखा था, नीतियां लिखी थी, तो उन्होंने कृष्ण से ही कुछ चीजें उठाई थी। आपको मालूम होगा, आप सब हम सब लोगों को मालूम है, रेदर व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे कि श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। और वो कहते भी ना, जब आपको युद्ध जीतना होता है तो 4 कदम पीछे भी आना होता है। शिक्षा मंत्री रेजिग्नेशन दे चुके हैं, विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं, प्रधानमंत्री जी ने सिक्सर लगा दिया है, चीजें शांत हो चुकी हैं। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसमें कुछ जो शरारती तत्व थे, जैसे आपने कहा कुछ रेपिस्ट, हीनियस क्राइम वाले, एंड साथ में मर्डरर्स भी थे बीच में। तो सर ये जो मंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 4 मंगल इकट्ठे हो रहे हैं, ये बचेंगे नहीं लोग ये। और यहाँ पर योग तो देखिए, जब भी 8th हाउस सक्रिय होता है किसी देश की कुंडली में, मंगल अष्टम को देखता है, तो वो एलिमिनेट करता है, वो जेल यात्रा नहीं करवाता। तो भंडारी साहब, कोड वर्ड है, पब्लिक समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल इसी तरीके का काम करता है। वो कहता है कि भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 12वां घर मतलब जेल यात्रा,
वहां पे डिपॉजिट किया जाए लोगों को, तो ये काम मंगल होने नहीं देता, क्योंकि मंगल को क्लीनिंग करनी होती है, सफाई करनी होती है। तो मंगल यहाँ पे साफ सफाई करेगा, व्यवस्था को क्लीन करेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है सरकार के पास कि 4 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के बीच में जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी एलिमिनेशन करना है कर दीजिए। रही बात यूएनओ क्या कहेगा, मानवाधिकार वाले क्या कहेंगे, देखिए भंडारी साहब उनको जो कहना है वो तो करते रहेंगे। अगर हम एज ए एस्ट्रोलॉजर में कहूं तो मंगल का जो प्रभाव है, जो भारत सरकार के पास एक मौका है 40-45 दिनों का, इसमें जो अपनी तो कहते हैं ना, जो आपने कर दिखाना है वो कर दिखाइए। और रही बात, आपने जैसे कहा है कि बच्चों ने गालियां दी, मोदी जी ने माफ कर दिया, सर ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। चाइना में देख लीजिए, तिनानमेन शहर में क्या हुआ था, बच्चों ने आंदोलन किया था, 10,000 बच्चों के साथ क्या हुआ था। सो एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं ताकि भविष्य में इस तरह से बच्चे, देखिए सोशल मीडिया है, एक जिम्मेदारी है। आप ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया में आए किसी को भी गालियां देना शुरू कर दें, और वो भी प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा गिरती है कि भाई हम प्रधानमंत्री के साथ कैसा सलूक करते हैं। तो बेंचमार्क सेट होने चाहिए। अगर आप मुझसे कहें, माफिया नहीं मिलनी चाहिए, और कड़े एक्शन कुछ ऐसे बच्चों पे होने चाहिए जिन्होंने इस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, गालियां दे रहे हैं बच्चे। और क्वेश्चन भी उठता है कि माता पिता ने क्या तालीम दी होगी ऐसे बच्चों को। वो तो पेरेंटल फेलियर तो इसमें है ही है। कोई, मुझे लगता है हम संकोच करते हैं, वी डोंट अस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स पे भी है कि अगर आपका बच्चा जाके ऐसी बातें बोल रहा है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेलियर तो वो है ही है। और उसके ऊपर अब क्या गाली गलौज पे क्या एक्शन लिया जाता है नहीं जाता है, मेरा मानना, मैं अपना व्यू दे दूं इसके अंदर, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लीगल व्यू, कि ऑफेंस तो है ही है, बट फोकस वायलेंट क्रिमिनल्स पे करना बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या आपको ये खतरा नहीं लगता कि जब आप स्पीच के ऊपर एक्शन लेते हैं तो वो कुछ डिफेंड करने के लिए उन तत्वों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के नाम पे, ये तो स्टूडेंट्स थे या यंगस्टर्स थे, इनको तंग कर रहे हो, तो कुछ डिफेंसिव ग्राउंड मिल जाता है। जबकि अगर आप सिर्फ वायलेंस पे जाते हैं तो कोई डिफेंस नहीं है, किसी का सर फोड़ा है तो वो एक क्लियर कट क्राइम है। इस पे क्या आपका ओपिनियन है? आपकी बात सही है भंडारी साहब, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन आप लॉयर हैं और लीगैलिटीज हमसे बेहतर समझते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि माफी नहीं बनती है इन चीज़ों की, एक्शन होने भी चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहूंगा। अभी सीजेपी की भी बात हो रही है, क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या ये मुद्दा शांत हो गया है, क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एक प्रेशर ग्रुप बना था ये आगे कुछ और तो नहीं करेगा। देखिए अभी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट होंगे 12 सितंबर से लेकर नवंबर एंड तक, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं कि इसी पार्टी को बेटर है कि गवर्नमेंट एफसीआरए पे काम जल्दी कर ले। सत्र शुरू हो ही चुका है, अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो यही पार्टी आगे रजिस्टर्ड होती हुई दिखाई दे रही है किसी और नाम से, और जो बाकी पार्टियां हैं वो उनको समर्थन भी देती हुई नजर आ रही हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा, और ये प्रेडिक्शन भी दे रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि यही पार्टी आगे एक जो प्रेशर ग्रुप है ये इस निर्वाचन आयोग में मतलब प्रॉपर रजिस्टर होती हुई दिखाई देगी, और पब्लिक का सपोर्ट भी होगा। और देखिए आज आप एफसीआरए 2.0 लाने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मनी वी हैव ऑलरेडी, जो हमारे देश में ऑलरेडी जो पैसा विदेशों के द्वारा फंडेड हो चुका है, उस पैसे का क्या? वो तो ऑलरेडी आ चुका है। वो तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लोगों ने दबा के भी रखा होगा कि कब कब किस तरीके से ऐसे नए क्राइम्स को अंजाम देना है। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन मैंने बताई है, ये पार्टी फिर एक्टिव होगी, प्रेशर ग्रुप अलग से चलेगा, और एक नई पार्टी, वैसे भी देश की कुंडली में योग बने हैं कि इन्हीं 2.5 महीनों में एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आएगी और काफी दमखम से निकल कर आएगी बाहर। अब ठीक है, पार्टियां आती हैं आए, लेकिन उनकी मंशा सही होनी चाहिए, फोकस सही होना चाहिए, देश सर्वोपरि, कि पहले आप देश के बारे में सोचें, ना कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अपने देश को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो आप इस आंदोलन का आप एक बहुत जल्दी ही, मतलब क्योंकि मई जून में ये पार्टी बनी, जुलाई में हिंसा हुई, आप इसको अब एक सम फॉर्म और दी अदर में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देख रहे हैं जो एक नई जनरेशन की पॉलिटिक्स के नाम पे
ये सब चीजें बाहर से सपोर्ट करके करेगी, बिकॉज एंड में तो वोट चाहिए। तो एक पॉलिटिकल फॉर्म आप इसका बहुत जल्द देख रहे हैं 2 3 4 महीने में। 100% ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रह योग से। और अगेन पार्टियां आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो शरारती तत्व तत्व हैं ऐसे नहीं आने चाहिए कि ये देश को बर्बाद करने की कोशिश करे। और देखिए अभी ऐसा हो गया ना भंडारी साहब, अभी कई जैनजीज हमारे पड़ोसी देशों में देख भी रहे हैं। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, ठीक है नेपाल में सरकार बन गई, लेकिन आप सोचिए वो चला कहाँ पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि सरकार चलाने कैसे होती है। देखिए प्रशासन ना, वो बात करना बहुत आसान है कि प्रशासन चला लिया जाएगा, उसके लिए वो सूर्य की एनर्जी चाहिए जो सबके पास नहीं होती। बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में जो आंदोलन शुरू किया था वो जैनजीज ने किया था, और कहाँ खत्म हुआ, 6 सीट्स के साथ खत्म कर दिया पब्लिक ने उनको, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भी ऐसे युवा जो शरारती तत्व हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है, उसी आंदोलन से कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं कि हमारे देश में कुछ बड़ा कर लेंगे। लेकिन इनको ये सोचना होगा कि हमारे देश के जो पुराने जो मिलेनियर्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हर चीज को माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। और इतना आसान नहीं है यहाँ पर कोई जेनजीस पार्टी कोई ऐसी वाली आ जाए जहां पर कोई उसका कोई उद्देश्य ना हो। ऐसी पार्टियां नहीं चल पाएंगी हमारे देश में, क्योंकि देखिए एक चीज और भी बताना बताना चाहूंगा। कई लोग मुझे अक्सर पूछते भी हैं कि आगे भविष्य क्या रहेगा। भंडारी साहब, अभी मंगल की महादशा से देश चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 वर्ष मंगल का बीत चुका है हमारे देश में, 6 वर्ष बचे हैं अभी। इन 6 वर्षों में भारत में वही सरकार राज कर पाएगी जो एग्रेसिव होगी, जो पावर समझती होगी, जो आर्मी के स्टाइल से काम करना चाहती होगी, और जो किसी की सुने ना, सुनाने में यकीन रखती होगी। आप इस सरकार को देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए यूएस से जो भी कहता आ रहा है। अभी ये भी बातें हो रही हैं कि सीनेट में 82 वोट पड़ गए हैं आउट ऑफ 100। 100% अभी टैरिफ की बात हो रही है। भारत सरकार अभी नहीं झुकेगी। अब अगर कोई सरकार भारत में बनेगी भी, तो जैसी ये सरकार है ऐसी ही रूपरेखा एक और चलेगी कि देश पहले, और विदेश में जितने भी लोग हैं जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारत नहीं सुनेगा किसी की, क्योंकि देश ही ऐसा कह रहा है, देश का कुंडली ही ऐसी कह रही है अभी। अब मंगल जब प्रधान होता है तो मंगल नहीं सुनता है किसी की। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी कोई पार्टी है देश में जो कोई एग्रेसिव तरीके से जो विदेशी शक्तियां हैं उनको आंख दिखा सके? तो भंडारी साहब, मुझे तो कोई ऐसी नहीं दिखाई देती है। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नई पार्टियों का सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई आएगी तो मंगल से प्रतिभूत ही पार्टी होगी कोई जो आने वाली होगी। प्रशांत जी, जो आपने कहा फॉरेन फंडिंग को और एफसीआरए को लेके, और इस हफ्ते कहा जा रहा है वो लॉ पास करेंगी या इंट्रोड्यूस करेंगे अमित शाह जी, तो मैं एक अमित शाह पे आना चाहता हूं, और दूसरा मैं जो आपने कहा ट्रेड डील या यूएस प्रेशर, दोनों पे आना चाहता हूं। पहले अमित शाह पे। अब ये सीजेपी तो नहीं, पर एक राजनीतिक पार्टी जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रही है, अमित शाह की रेजिग्नेशन की बात कर रही है। तो उस पर आप क्या होता हुआ प्ले आउट करता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से पहले ये सवाल भी नहीं उठता था कि कुछ रेजिग्नेशन होंगी। अमित शाह इज नॉट अ धर्मेंद्र प्रधान, एक यूनिक पोजीशन है, पर तभी ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैलेट गन हुई, ह्यूमन राइट्स हुआ, अब्रॉड हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ। जबकि एक बात ऐड कर दूं, आपने चाइना का एग्जांपल दिया। जब यूएस में जनवरी 6 में प्रेसिडेंट ट्रंप के सेकेंड टर्म हारने के बाद कैपिटॉल को स्ट्रॉन्ग किया गया था, तो वहां पे कैपिटॉल पुलिस ने तो लाइव फायरिंग की थी, एक व्यक्ति की जान गई, 1500 को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया गया था वहां पे। तो वहां पे जो कैपिटॉल है वो यहाँ पे पार्लियामेंट है। तो जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो डेमोक्रेसी कैसे मॉब को कंट्रोल करती है उसकी हम बात नहीं करते। हम सिर्फ फ्री स्पीच की बात करते हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट को आप गाली दे सकते हो, पर वहां पे पुलिस कैसे रोकती है वो हम भूल जाते हैं। जो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की हम बात नहीं करते हैं। तो अमित शाह जी पे आप कोई खतरा देखते हैं, इस तरह का प्रेशर बनता देखते हैं इस तरह का? क्योंकि एफसीआरए बिल वो ही ला रहे हैं, इट इज हिज पायलट प्रोजेक्ट। तो एफसीआरए के बचाने के चक्कर में, ना लागू होने के चक्कर में, how do you see this playing out for Amit Shah ji in the next 6 months to 1 year? यहाँ पे मैं आपको 2-3 प्रेडिक्शन और ऐड कर देता हूँ भंडारी साहब। रही बात अमित शाह जी की, तो उनकी जो पोजीशन है वो तो खतरे में कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। और रही बात एफसीआरए की 2.0 की, वो तो लागू होगा, कैसे भी होगा सरकार लागू करेगी। विरोध होगा अमित शाह जी का,
और जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास 45 डेज का ड्यूरेशन है। आपको जो भी करना है इसमें कर लीजिए। भारत में अगर हो जाए तो एक बेंचमार्क साबित होगा सबके लिए। और रही बात अमित शाह जी की, क्योंकि अभी पार्टी सिस्टम भी देखना पड़ेगा कि आगे उनका भविष्य क्या है। भंडारी साहब, अभी 2027 आने वाला है। ये जो सरकार है थोड़ी सी अनस्टेबल होगी, अभी एनडीए में परेशानियां आएंगी। और देखिए, मैं एक मंडेन एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरा ये मानना है कि इस समय रहते जो मंडेन में प्रेडिक्शंस निकल कर आती हैं किसी देश के लिए, उन पे समय रहते काम कर लेना चाहिए। अगला जो वर्ष होगा 2027 के बाद का, तो ये जो करंट अभी जो सिनारियो चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, या जो उनके खास क्लोज जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, जो उनको ज्यादा सहयोग करते हैं, या जो सदस्य हैं, अगले वर्ष 6 अप्रैल के बाद, क्योंकि अगले वर्ष बीजेपी की कुंडली बदलने वाली है। वर्षगांठ होती है बीजेपी की 6 अप्रैल को हर साल, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को ये पार्टी बनी थी। अगले वर्ष इस पार्टी के लिए समस्याएं खड़ी होंगी अगर यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया गया, और अगर सूर्य की एनर्जी को नहीं बदला गया तो परेशानियां सरकार के लिए बढ़ती चली जाएंगी। अब सूर्य की एनर्जी से यहाँ पर अभिप्राय ये है कि आपको लीडरशिप बदलने के बारे में विचार करते हुए एग्जीक्यूट कर देना होगा, लीडरशिप बदल देनी होगी अगर आपको इस पार्टी सिस्टम को आगे चलाना है। क्योंकि अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्ष हावी होगा। आगे इलेक्शंस भी आने हैं 2029 में। अब ये भी मंशा चल रही है कि शायद 2027 में भी हो सकते हैं। सरकारें क्या करेंगी, अब इसमें भी परिसीमन के बारे में भी विचार हो रहा है। लेकिन इसमें इशारा मेरा यहाँ पर अ, योगी लीडरशिप पे है। आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। जो सूर्य की जो एनर्जी है, जो बीजेपी की जो कुंडली बनती है 6 अप्रैल 1980 की, अगर हम दोनों को अब वेद करें तो योगी जी की कुंडली 2027 में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये एक प्रेडिक्शन है, मेरे एनालिसिस है मंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कि अगर उनको आगे बढ़ाया जाए, कोर लीडरशिप में लाया जाए, वो कहते हैं ना, देश भी आगे बढ़ेगा और पार्टी की भी एक साख बनी रहेगी। और देखिए भंडारी साहब, जब भी कोई अगर कोई लीडर अपनी पदवी छोड़ता है तो वो एक बहुत बड़ी एडवाइजरी पोजीशन पे चला जाता है, और एडवाइजर ऐसे लोग चाहिए होते हैं हमेशा ही। और आई एम श्योर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं मेरी बात को, समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं कि मैसिव अगले साल जब कुंडली का आ रहा है तो मैसिव लीडरशिप या स्टाइल में आप चेंज देख रहे हैं, और वो कई बारी डेमोक्रेसी में ज़रूरी भी होता है टू गेट फ्रेश ब्लड। कई बारी कॉन्टिन्यूटी भी होती है। वो आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो ट्रबल का पीरियड है आप बता रहे हैं, इसमें मैं एक एंगल यूएस का वापस जाना चाहता हूँ, जो आपने पहले मेंशन किया कि सरकार को झुकाने की कोशिश होगी, सरकार झुक नहीं रही। इसके अंदर एक हमने फंडिंग की बात की एफसीआरए की। दूसरे इस आंदोलन के दौरान लोगों ने पाया कि जो एल्गोरिथम कंट्रोल करता है वो देश में डिस्कशन कंट्रोल करता है, चर्चा कंट्रोल करता है। एल्गोरिथम है, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे वो फेसबुक का एल्गोरिथम हो, आप किस बात को वायरल कर दें, सबके पास पहुंचा दें, किस बात को दबा दें, ये शक्ति विदेश के हाथ में होना भी फंडिंग के जितनी, या मेरे अनुसार बिगर थ्रेट भी है। तो इस पे आप क्या देखते हैं कि यूएस, और यूएस ही कंट्रोल कर रहा है, चाइना का टिकटॉक तो हमने बैन कर दिया, क्या यूएस इस एल्गोरिथम गेम पे और ज्यादा अग्रेसिव होगा? प्रधानमंत्री की वीडियो कुछ समय के लिए डाउन की गई थी, बाद में टेक्निकल ग्लिच बोल दिया। किसी महत्वपूर्ण समय पे हम पाकिस्तान पे आएंगे, जैसे हमें बोला, उस समय पे प्रधानमंत्री को टेक्निकल ग्लिच बोल दें। तो क्या आप ये गेम ज्यादा होती हुई देख रहे हैं? देखिए, यूएस अपनी कोशिशें करता रहेगा, लेकिन ये जो अभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अभी आने वाले हैं अगस्त 2026 में, तो भंडारी साहब अभी इसमें यूएस बहुत ज्यादा अंगेज हो जाएगा नए नए युद्धों में, नए नए मोर्चों को एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी आपने देखा होगा, मैंने आप ही के चैनल में लास्ट टाइम मैंने प्रेडिक्शन दी थी वॉर के बारे में, और सिमिलरली 5 दिन पहले यूक्रेन के द्वारा एक स्ट्राइक हुई है, ईरान का एक शिप गिरा दिया गया है। आप सोचिए कि वॉर का जो दायरा है बदल गया है। अब यूएस से इस वॉर के दायरे को बढ़ाएगा, भारत इस वॉर में नहीं पड़ेगा।
भारत का एक लक्ष्य है, फोकस है कि पाकिस्तान को 4-5 भागों में विभाजित करना है। भारत कर लेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, वही तो कहते हैं ना, लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इतने प्रिसीजन के साथ होनी चाहिए कि भाई जब भी करना है तो जो भी ऑपरेशन हो वो 2 से 6 घंटों में हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर भी तो 4 दिन में किया था ना हम लोगों ने। किसी भी हमारे आर्मी के भाई को कोई क्षति नहीं पहुंची थी उसमें। तो ये भी ऑपरेशन 2 से 6 घंटों में चलेगा, ये वॉर वाला। क्योंकि अभी युद्ध के दायरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, यूएस से उन दायरों में अंगेज होता चला जाएगा। अगर अंगेज नहीं भी होगा तो भारत उसको अंगेज करवा लेगा, क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चली है, केतु कनेक्टेड है। कूटनीति भारत पूर्ण तरीके से चलेगा। कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। अगर आप हमारे तरीके से चीजें नहीं करेंगे तो हम करवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने चीजें कैसे करवा ली। रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप जब शपथ लिया था उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने मुद्गर योग में शपथ ली थी। जब ये शपथ ली थी, भंडारी साहब तब आपके कनेक्शन में नहीं था मैं, तो हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में ही मैंने एक वीडियो दिया था, तो मैंने मेंशन भी किया था कि ये जो मुद्गर योग में शपथ ली गई है ट्रंप के द्वारा, अब पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर, विस्फोट पर खड़ी होगी और लगातार युद्ध और बढ़ते चले जाएंगे। युद्धों का दायरा ट्रंप का ये जो मुद्गर योग में शपथ लेना है ये बढ़ाता चला जाएगा। तब लोगों ने कहा था कि नहीं, ट्रम्प तो पीस के लिए आए हैं, शांति के लिए, उनको तो शांति पुरस्कार चाहिए। तो मैंने एक वीडियो और दिया था, मैंने कहा भाई देखो, मुझे ये नहीं पता, बट मेरा जो गणित कहता है, जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, अब चाहे वो शांति पुरस्कार के लिए आए हो, लेकिन वो पूरी दुनिया में युद्ध करवा के ही जाएंगे और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर एग्जीक्यूट करवा के जाएंगे। तो यूएस से कुछ नहीं कर पाएगा भारत का, और भारत अभी किसी की सुनेगा भी नहीं। अब चाहे आप 100% टैरिफ लगाएं या 500% लगाएं, अब नहीं सुनेगा भारत। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा रिमाइंडर दिया, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में आपने युद्ध की बात भी की थी जो हमारी पिछले महीने की थी, और टाइटल में युद्ध भी था। मैं टीम को बोलूंगा दोबारा टाइटल डाल देगी। और मैं जब इंट्रोडक्शन किया तो मैं भारत में फोकस कर रहा था, भारत का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों। बट जो अब्रॉड होगा वो भारत पे असर देगा। और जो आपने यूक्रेन वाली बात बोली, वो मेरे चैनल पे आते रहते हैं सीनियर आर्मी ऑफिसर्स रिटायर्ड। कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए हुए थे, वो यही कह रहे थे यूक्रेन ने जो किया है ईरान पे, इसका मतलब है रशिया का पूरा एंगल इसके अंदर खुल गया है। रशिया जो बैक से ईरान के अंदर था, ऑब्वियसली यूक्रेन डूइंग समथिंग, रशिया सर वॉर में है, वो बहुत सोच समझ के हो रहा है। यूरोप यूक्रेन से टेस्ट आउट करवा रहा है, यूएस से यूक्रेन से कई चीजें टेस्ट आउट करवा रहा है बिफोर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो यस, वो दायरा जो आपने प्रेडिक्ट किया था, एक बड़े अनएक्सपेक्टेड प्लेयर यूक्रेन जो वैसे ही घिरा हुआ है, उसने एंट्री करके बहुत एक्सपैंड कर दिया। और इस पर अगर रशिया कुछ रिएक्ट करता है या चाइना को रिएक्ट करना पड़ता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 जिस तरह आप बोल रहे हैं, उसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप क्या, रशिया चाइना एक पूरा तरह से वर्ल्ड वॉर बोला हुआ आपने, पर आप ये फैलता ही फैलता दिख रहे हैं, इसका जो कोई समझौता होता नहीं देख रहे। देखिए, जब 2032 तक, जब तक हम पहुंचेंगे 31-32 के बीच में, तो भारत को इस तरह से देखा जाएगा पूरी दुनिया में कि भारत एक सुपर पावर बन चुका है। आज अगर सुपर पावर की बात करें तो यूएसए पे नजर जाती है और सेकंड रशिया के ऊपर नजर जाती है, और भारत के ऊपर अभी उस तरीके से देखा नहीं जाता है। अब इसको हम गणित इस तरह से लेके चलेंगे भंडारी साहब कि अभी युद्धों का दायरा बढ़ेगा, वेपन्स की कमी होगी, और वेपन्स लगातार दोनों तरफ से फायर होंगे। जैसे कि यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया ईरान के ऊपर, ईरान चुप नहीं बैठेगा। शहीद ड्रोन्स इनके द्वारा रशिया को दिए गए थे, एंड रशिया ने भी एक टेक्नोलॉजी, में नाम भूल गया उसका, एक ऐड की थी उनके ड्रोन्स में, ताकि कोई भी रेडियो वेव्स कोई भी कनेक्ट ना कर सकें। अब देखिए, रशिया ईरान को युद्ध से पीछे हटने देगा नहीं। अब वहां पे ब्लैक सी में हुती विद्रोही वहां पे अटैक करेंगे। अब जितने भी ईरान को जो सपोर्टेड कंट्रीज हैं या सपोर्टेड ग्रुप्स हैं, अब युद्धों का दायरा बढ़ाएंगे। अब वेपन्स कम होंगे, यूएसए के पास भी वेपन्स की कमी आएगी। कोई तो पूरी करेगा, तो भंडारी साहब भारत पूरी करेगा आने वाले समय में वेपन्स की कमी। और अभी व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे कि हमारे पास अभी वेपन्स हैं ही कितने, जो हम वेपन्स की कमी पूरी करने वाले हैं। पूरी दुनिया की ना दृष्टि भारत की तरफ होगी कि भाई अभी कुछ बचा नहीं है, कुछ हमारी तरफ भेजिए आप।
और देखिए भारत सबसे बड़ा बाजार बनेगा वेपन्स के लिए, वेपन सप्लाई के लिए। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट टाइम भी आपके आपके साथ जब डिस्कशन हुआ था, मैंने कहा था कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का क्या मतलब है? जब डिमांड आएगी, सप्लाई पूरी करेंगे, पैसा बनाएंगे नहीं तो बाजार बनेगा कैसे? फिर डिफेंस ऊपर कैसे जाएगा? रही बात हमारी सुरक्षा की, वो तो हम कर ही लेंगे आने वाले समय में। हमने रही जब बात चाइना राइट, की, सॉरी, चाइना भी बाजार बनेगा, लेकिन चाइना इस युद्ध में गलती करने वाला है। चाइना कोई ऐसी गलती करेगा, ताइवान के साथ कोई ना कोई मोर्चा खुलेगा, चाइना परेशान होगा और भारत अपने आप को इस युद्ध से अलग रखेगा। परेशानियां होंगी हमें भी, क्योंकि भारत खुद कोई ना कोई एंट्री लेगा, और जब पूरी दुनिया जल रही होगी तो भारत जो भी करना होगा पड़ोसी देशों में। हमें चिकन नेक को भी तो बड़ा करना है ना भंडारी साहब, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अच्छा ही है ना। एंड व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, वो भी चाहते होंगे कि थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, तो ये जो परेशानियां चलती रहती हैं नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, ये इनको एकदम फिक्स कर दिया जाए परमानेंटली। और ये जो पाकिस्तान जो परेशानियां करता रहता है, इसको भी तो फिक्स करना है। तो एक मौका आएगा जो 2 से 8 घंटों में हम फिक्स कर देंगे इन चीजों को। चिकन नेक को आप छाती तो कम से कम बनाना ही है। जिम जब जाते हैं तो नेक भी चौड़ी करनी, छाती चौड़ी करनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। बट चिकन नेक की आपने बात करी, क्योंकि जिम में यही हो रहा था, भाई नेक चौड़ी करो, छाती चौड़ी करो। जब चिकन नेक की आपने बात की तो स्पेन में जो हुआ वो भी बहुत रिसेंटली, कि पूरा अफ्रीका उठ के स्पेनिश टेरिटरी के अंदर घुस जाता है। वो वीडियो पूरे ग्लोब में वायरल हुई। भारत जी में हाँ। तो ये हर दिन 50-100 स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, हलाल बोलते हैं, धीरे धीरे भेजते रहते हैं बांग्लादेश से। तो वो एक बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आप उस खतरे के ऊपर जो चिकन नेक को ब्रॉड करने की बात कर रहे हैं, डू यू सी अस बीइंग डिसाइसिव इनफ टू डू समथिंग अबाउट इट? अब क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, बट मैं समथिंग पे छोड़ रहा हूँ। डू यू सी अस बीइंग डिसाइसिव इनफ टू डू एनीथिंग अबाउट इट? भंडारी जी, अब ना भारत नहीं सोचेगा कि यूएनओ क्या कहता है, मानवाधिकार क्या कहता है। सबसे बड़ी सीमा हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और रक्त बीज तो एंटर करेंगे करेंगे, लेकिन रक्त बीज को एलिमिनेट भी किया जाएगा। और अभी जो न्यूज़ आ रही है, भारतीय आर्मी के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। और पानी के अंदर भी जो कीचड़ है उसके अंदर सेंसर्स तक लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी वहां से प्रतिक्रिया होती है तो यहाँ पर पता लगेगा और भारतीय आर्मी एलिमिनेट करती चली जाएगी। लेकिन जी हाँ, ये खबरें बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि अब जब केतु का ट्रांजिशन होगा 2 माह के बाद, नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे। तो देखिए, ये जरूरी नहीं कि जब आप एलिमिनेशन करते हैं, चीजों को फिक्स कर देते हैं, तो उनको शो ऑफ भी कर दिया जाए कि हाँ जी हमने इतने कर दिए हैं। ठीक है जी, बेटर है कि कोड वर्ड में ही बात की जाए भंडारी साहब। तो जरूरी नहीं ना कि आप हर चीज को ये बताएंगे कि हमने इतने रक्त बीजों को फिनिश कर दिया है, तो रक्त बीज अभी खत्म होते चले जाएंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन सारी सही निकले, पर ये सबसे ज़्यादा सही निकले, अगर मैं ऐसा बोल देखिए, सकता हूँ, क्योंकि ये प्रेडिक्शन कैसे सही निकलेगी भंडारी साहब, अब व्यूअर्स को थोड़ा सा कोड भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जब आपको पता चलेगा कि बॉर्डर में इतनी टेंशन है लेकिन खबरें सामने नहीं आ रही हैं, शांति छाई हुई है, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, कोई न्यूज नहीं आ रही है, शांति स्थापित है, तो शांति ऐसे नहीं स्थापित होती है, शांति स्थापित करवाई जाती है फोर्सफुली। वो पुरानी कहावत है, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। जब डेंजरस जगह से कोई न्यूज ना है तो इट इज अ वेरी गुड न्यूज। प्रशांत जी, मैं बिल्कुल। पाकिस्तान पे आ जाता हूँ, जो आपने शुरू के पार्ट में बोला, क्योंकि एक तरफ पीओजे के बर्न कर रहा है, पूरा वहां पे पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है, जो अगेन विदेशी मीडिया कवर नहीं करती, वहां से वीडियो आती है। यहाँ पे शोर भी कोई ऊंची आवाज में कर दे वो इंटरनेशनल न्यूज है, वहां पे गोली भी चला दी जाए, 200 लोगों की जान जा चुकी है, नहीं कवर होता है। जी हाँ। दूसरी तरफ आपने बलूचिस्तान का बताया कि बहुत देर से बलूचिस्तान में चल ही रहा है। तीसरी तरफ अफगानिस्तान भी एक तरह से पाकिस्तान से वॉर में घुसा हुआ है, वो भी एक वॉर का बढ़ता दायरा है जो बढ़ता जा रहा है। तो और चौथी बात जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग की है, वो कहते हैं कि आप इंडिया की भी इंटरवेंशन देखते हैं इसके अंदर। अननोन मैन वाली बात नहीं, मुझे लगा आपकी बात से, एक प्रॉपर इंटरवेंशन जिसमें पाकिस्तान को हानि होती है। तो आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के हालात और इंडिया का रोल? और
चाइना भी इसके अंदर लिंक कीजिए, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान अब वाइटल है। आपसे बात करते करते मैं पाकिस्तान की ही कुंडली निकाल रहा था अभी, तो पाकिस्तान की कुंडली में इस समय शुक्र में बुध का अंतर चला हुआ है। ये शुरू हुआ था 21 दिसंबर 2023 से, और ये रहेगा 21 अक्टूबर 2026 तक। कई ज्योतिष के स्टूडेंट भी होंगे जो हमारी ये चर्चा सुन रहे होंगे, उनको कुछ सिद्धांत भी पता होंगे, या नहीं है तो सीख जाएंगे। जब भी छठे घर का स्वामी चौथे घर में चला जाए, छठा घर होता है आपका डिस्प्यूट्स का। भंडारी साहब, आप तो लीगैलिटीज में हैं, आप कई क्लाइंट आते होंगे, तो जो डिस्प्यूट होते हैं ना, तो कभी उनकी कुंडलियां दिखाइए किसी ज्योतिषी से। छठा घर सक्रिय होता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है तो छठे घर का लॉर्ड चौथे घर में, या उसके नक्षत्र चौथे घर में, और मेल फिक में आ जाते हैं, पाप कारत्री में आ जाते हैं। तो वही हुआ है अभी। हुआ था 1971 में भी, जब पाकिस्तान की कुंडली में शनि में शुक्र का अंतर चल रहा था। इस समय थोड़ा सा उल्टा हो गया है। तो ये क्या कह रहा है कि छठा घर फोर्थ, मतलब चौथा घर, मतलब आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। जिस जिस जो जो हिस्सेदार होंगे वो अपना हिस्सा इस प्रॉपर्टी से लेकर चले जाएंगे। अगर बीएलए आर्मी कुछ करना चाहती है वहां पे, बलूचिस्तान की आर्मी, और उसको अपना हिस्सा चाहिए, तो वो अपना हिस्सा अलग करवा लेगी, और करवाने में वो सक्षम भी होगी, और करवा ही लेगी वो। अगर वहां पे अगर किसी को लगता है कि भाई हमें अलग होना है, हमें ये देश के साथ नहीं रहना है, 1971 में भी तो हुआ था ना भंडारी साहब। हम ही ने तो, हमारे मानिक शाह जी ने तो अलग करवाया था पाकिस्तान का, जो ये ईस्ट पाकिस्तान का टुकड़ा बांग्लादेश, जो आज कई बार जो हमें आंखें दिखाते हैं, ये हम ही ने तो दिया था उनको हाथों में परोस के। तो अभी देखिए ये सब होने वाला है पाकिस्तान में। और देखिए एक बात और भी है, जब भी देखिए, अब जब इतना बड़ा टुकड़ा ईस्ट पाकिस्तान तोड़ के दिया गया था भारत के द्वारा, तो वो भी तब जब भारत के पास वेपन्स की कमी होती थी। आज तो हम बहुत ज्यादा सक्षम हैं। अगर 5-6 टुकड़े यहाँ पे छोटे छोटे प्रोविंस बनते भी हैं, और चाहे बीएलए ही करती है, कोई भी करता है, भंडारी साहब सबको पता है, अगर करवाएगा तो भारत ही करवाएगा। अगर कोई बलूचिस्तान कहे कि उन्होंने अकेले अपने दम पे कर लिया, या हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर जो हमें भारत में मिलाना है, या हम उसे आगे आने वाले समय में प्रोविंस बनाएं, भूटान की तरह एक अलग सा छोटा सा टेरिटरी बन जाए। भूटान को भी तो जो संरक्षण है वो भारतीय आर्मी ही तो दे रही है आज, भूटान को संरक्षण। ठीक है जी। तो भंडारी साहब ये सारे योग दिखाई दे रहे हैं, आप देखते चले जाइए। अभी समय निकलता चला जाएगा। आज 1 अगस्त है। अब चौके छक्के लगते चले जाएंगे, अब नो बॉल पे भी छक्के लगेंगे अभी अक्टूबर तक। अक्टूबर तक पाकिस्तान के लिए आप बता रहे हैं किस तरह बंटवारे का समय है। पर जैसे आपने बोला ना, लीगल डिस्प्यूट में एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखवाना, वो हमारे प्रोफेशन के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने समाधान निकाल दिया। नहीं, बिल्कुल। तो ये तो लाइटर नोट पे बात है, बट ऑन अ सीरियस नोट मानना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान की ऐसी हालत होती है, तो हमने देखा है इतिहास में, और आप उसकी डेट या कुंडली भी आप बता पाएंगे, कि वो इंडिया में मिसचिफ करता है, इंडिया में मिसचिफ करने की कोशिश करता है, और उसका मिसचिफ टेरर अटैक होता है। उसी से वो अपने ऊपर प्रेशर निकालने की कोशिश करता है, अपनी जनता को जोड़ने की कोशिश करता है, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। तो इंडिया के लिए क्या आप उस तरह का खतरा, टेरर अटैक्स का, बड़े टेरर अटैक्स का भी खतरा देख रहे हैं, या आपको लगता है ये मैनेजेबल है? इंटरनल सिक्योरिटी में प्रोटेस्ट के आगे बढ़ के पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पे आना चाहता हूँ। मंगल का अभी जो डबल ट्रांजिट आएगी भारत में, ये भारत में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी कोलैप्स करती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में भी करेक्शंस होंगे। और रही बात सेकंड हाउस जब सक्रिय होता है तो फाइनेंशियल सिस्टम फॉल करता है। अगर बीच में अगर यूएसए भी कहता है कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, तो भारत निगोशिएट नहीं करेगा, भारत कहेगा हम भी इतना लगाएंगे। तो सिमिलरली अगर अटैक की बात करें तो अष्टम घर भी सक्रिय हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भारत को 4 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक, सितंबर तक, 24 सितंबर तक सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है तो वो फड़फड़ाता है। तो ये दिया बुझने का समय आ गया है, और जो ये फड़फड़ाता हुआ दिया है, ये कई बार परेशानियां करता है। ये वो कहते हैं जब लो बुझती है और जगती है तो बड़ी घातक होती है कई बार। तो इसलिए तो मंगल का ये जो अंतर शुरू हुआ है,
सबसे बेस्ट तरीका है कि आर्मी को पूरा राइट दे दिया जाए कि भाई जो भी आपको दिखे, जो भी डाउटफुल सिचुएशन है, उसको बस क्लोज कर दो आप, पता भी नहीं चलना चाहिए पब्लिक को हुआ क्या। नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ये डेंजरस समय हो सकता है उस तरह से। आप तो डेट्स भी बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान बुझता हुआ ज़रूर कुछ ना कुछ जलाने की कोशिश करेगा भारत के अंदर। पर आपने इसमें फाइनेंशियल कोलैप्स की बात करी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटेस्ट के पीछे या इंटरनल अनरेस्ट के पीछे किसी भी देश में एक इकोनॉमिक स्थिति होती है। अगर इकोनॉमिक अनरेस्ट बढ़ता है तो वो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो फ्रस्ट्रेशन सड़कों पे भी निकलती है युवा के अंदर। तो आप फाइनेंशियल और कोलैप्स की बात या फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात बहुत ज़्यादा सिवियर होते हुए देख रहे हैं, मॉडरेट होते हुए देख रहे हैं, क्या लोगों को सड़कों पे फाइनेंशियल रीजंस के लिए निकलते हुए देख रहे हैं? किस तरह आप फाइनेंशियल स्ट्रेस को देख रहे हैं? फाइनेंशियल रीजंस के लिए मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ सड़कों पर उतरते हुए, अदर देन भारत। इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी आएगा, लेकिन सबसे कम होगा। लेकिन रही बात बेरोजगारी की एटसेट्रा, तो जितनी सुख सुविधाएं भंडारी साहब हमारे देश में है, उतनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज 140 करोड़ हैं, कोई भूखा नहीं है यहाँ पर। जो गवर्नमेंट के डिपोट बने हुए हैं वहां पे राशन सबको मिलता है, एक रेशो बना दी गई है सरकारों के द्वारा। और इसी चक्कर में जो किसान, कई लोग कुछ इलाकों में कार्य करते थे, फसलें उगाते थे, उन्होंने फसलें उगाना तक बंद कर दी कि भी फ्री मिल रहा है तो खाते रहो। आप यूएसए में चले जाइए, जब कहते हैं ना यूएसए सबसे अच्छी कंट्री है, वहां पे अगर आपको कहीं आपके टीथ का भी ट्रीटमेंट करवाना हो तो 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट आती है। आप देखिए हमारे तो गले मोहल्लों में डॉक्टर बैठे हुए हैं, घर घर में हर तीसरे दिन आप, तीसरे घर में आपको दांतों का कोई ना कोई डॉक्टर मिल जाएगा, देसी दवा मिल जाएगी। तो आप देखिए जो भारत की सिचुएशन है वो फिर भी स्टेबल रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया में अभी हालात और बिगड़ेंगे अभी। ये फिर, क्योंकि आपने यूएस की डॉक्टरों की बात करी, अभी जून में ही वहाँ था, तो एनआरआईज तो अब इंडिया आके इलाज करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस लोग काम कर रहे हैं लेट लेट एज तक, क्योंकि कंपनी में है तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, और बोलते हैं नहीं तो मेडिकल बैंक्रप्सी हो जाती है। तो वहाँ तो मेडिकल सिस्टम एकदम ही कोलैप्स किया हुआ है कि आप बड़ी कंपनी के अंदर हो, चाहे 6 घंटे काम कर रहे हो, इंश्योरेंस कवर रहता है। अपने आप लोग इंश्योरेंस कवर नहीं अफोर्ड कर पा रहे इन गुड जॉब्स। तो जी। ये जो फाइनेंशियल कोलैप्स या मेडिकल सिचुएशन भी आप देख रहे हैं, क्या आप इसके अंदर भारत की भी कोई अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपने 2-3 बार ही बोला हुआ, पिछले पॉडकास्ट में भी आपने बोला है, पर भारत को आप इससे अफेक्ट होता उस लेवल पे क्यों? पॉपुलेशन है हमारे पे, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा ग्लोबल फाइनेंशियल स्कैम का, नॉट स्कैम सॉरी, कोलैप्स का? अगेन यहाँ पर अगर हम मंडेन की बात करें तो जो सूत्र निकल के आ रहे हैं भंडारी साहब, मैं उतना ही बता पाऊंगा, ज्यादा एलबोरेट नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा पूरी दुनिया का, क्योंकि अभी सिचुएशन वॉर वाली ज्यादा चलेगी। अब डिफेंस पे ज्यादा बात होगी, डिफेंस सेक्टर ज्यादा उठेंगे, और बाकी सिस्टम्स धीरे धीरे कोलैप्स करेंगे। आप फिनलैंड में देख लीजिए, फिनलैंड का सिस्टम पूरा कोलैप्स करने की तैयारी में है अभी। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जाएगी, भारत का जो मेडिकल सिस्टम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। रही बात, आपने एनआरआईज की बात की, यूएसए की, याद कीजिए आप, लास्ट टू लास्ट टाइम बात हुई थी, मैंने कहा भी था आपसे कि अभी विदेशी जितने भी विदेशों में लोग जो भारतीय हैं, एनआरआईज हैं, आप देखिए धीरे धीरे वापिस आना शुरू कर देंगे। आप दुबई का हालत देख लीजिए, सऊदी, यूएई, और ये प्रोडिक्शन आपके साथ शेयर हुई थी 1 साल पहले भी कि ये सिस्टम कोलैप्स करेगा, वहां की प्रॉपर्टीज गिरेंगी, गिर चुकी हैं फाइनली। अब सबसे बढ़िया बाजार है आने वाले टाइम में भारत। दुबई का आपने ये 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन है, आपने दुबई का बोला तो मुझे याद आया यस, कि आप कह रहे थे दुबई पे बिल्कुल जिस तरह लोग उसको सिक्योर जोन समझ रहे हैं, कुछ नहीं होना वहाँ पे, बहुत स्ट्रेस आना, और अब इतना आ चुका है कि जो भी वहाँ पे हैं, रह रहे हैं, खरीद रहे हैं, सबको पता है कि प्रॉपर्टी का अनएक्सपेक्टेड, वहाँ पे भी अनएक्सपेक्टेडली, किसने सोचा था कि एक यूएस ईरान कुछ करेगा, उसका दुबई पे असर पड़ जाएगा फ्रॉम सेफ हेवन। तो आपको लग रहा है कि सारा बाजार, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, जो दुबई में था इन्वेस्टर या जो एनआरआईज थे, और ये सारे पैसे वाले हैं, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, तो आप एक बैकवर्ड या होम कमिंग देख रहे हैं भारत के लिए इस सारे पैसे की और इन सारे इंडिविजुअल्स की? देखिए अभी दुबई को और बाकी जो यूए की जो शहर है उसमें सिस्टम स्टेबल होने में 14 से 16 माह लगेंगे, अभी धीरे धीरे स्टेबल होने में।
और यही लोग अभी धीरे धीरे भारत का रुख करेंगे। और अगर कोई वहाँ के लोग ये वीडियो देख भी रहे हो, हमारे और आपके बीच में चर्चा, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बेटर है कि भारत में, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा टैक्सेस देते हैं हम लोग, 35% बोलने की बात होती है, लेकिन अगर हम कुल मिला के देखें भंडारी साहब, तो ऑलमोस्ट 70 से 80% टैक्स देते हैं हम सरकार को। लेकिन हमें ये भी माननी पड़ेगी बात कि भारत सिक्योर भी है पूरी दुनिया की, अगर हम बात करें। और भारत का बाजार बड़ा है। अगर व्यापारी वर्ग अगर यहाँ पे व्यापार करता है तो उसे बाजार भी तो बड़ा मिलता है। अगर आप टैक्सेस ज्यादा देते हैं तो आप पैसा भी तो भारत में ज्यादा कमाते हैं। सिक्योर भी है, आपका अपना देश है। और जब ऐसी कैटास्ट्रॉफिक होती है पूरी दुनिया में, जब ऐसी बाढ़ आती है परेशानियों वाली, युद्धों वाली, तो चाणक्य शास्त्र भी ये कहता है कि आपको अपने देश का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके अपने हैं यहाँ पे, आपके आस पड़ोसी आपके अपने हैं। झगड़ते हैं लेकिन कभी समस्या आएगी तो यही आपके लिए खड़े भी होंगे। जो आपने ये बात बोली ना, आपका अपना देश है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑडियंसेस के लिए कि आप जिन देशों में हैं और आपकी वहाँ पे सिटीजनशिप ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके राइट्स ही सेकंड क्लास हैं। अगर मैं पूरे वेस्ट एशिया की, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, आप कैटेगरी अलग हैं, आप सिटीजन ही नहीं है, तो आप जितना मर्जी खुश हो जाइए। गुड टाइम्स में तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, बट बैड टाइम में आपकी कैटेगरी अलग है, और जब आप उस कैटेगरी में नहीं है तो कानून किस तरह बरसेगा आप पे, ये आपकी इमेजिनेशन पे मैं छोड़ देता हूँ। पर अंतिम पार्ट में प्रशांत जी, हमेशा हम थोड़ा मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड करते हैं, तो मैं अंतिम पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो किस तरह देखते हैं आप इस क्राइसिस में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर पे आपने पहले भी बोला हुआ है कि आपको लगता है अच्छा सेक्टर है, बट लोग बड़े परेशान हैं। कल ही कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे और वो हैवी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, तो वो कह रहे थे यार सिचुएशंस आर गेटिंग ग्रिम, इतना अच्छा नहीं है। आप किस तरह देखते हैं भारत का शेयर मार्केट एज एन ओवरव्यू, एंड सम स्पेसिफिक सेक्टर्स और एग्जांपल्स इफ यू वांट टू गिव? देखिए, मैं पूरा वर्ष का तो नहीं बताऊंगा, पूरे वर्ष का तो मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ एक ब्रॉड आइडिया। लेकिन अगर अगस्त की बात करूँ, आज 1 अगस्त है, आज ही मैंने 4 वीडियोस दिए हैं हमारे ही चैनल में, एस्ट्रो कपूर में, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड निफ्टी के ऊपर। तो इस माह में गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के लिए अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। अब वो कितने कितने अंक में दिखाई देगी, कितना कितना गणित होगा डे वाइज, तो वो प्रोडिक्शन बहुत ब्रॉड है। भंडारी साहब, अगर वो प्रोडिक्शन देने बैठूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे डेट बाई डेट बताने में। तो वो तो हमारे मैं तो चैनल में ब्रॉड महीने का अवेलेबल है। लेकिन ओवरव्यू चाह रहा हूँ, मैं तो, हाँ, मैं तो ओवरव्यू की बात कर रहा ओवरव्यू, ये जो माह है, ये अगर हम निफ्टी को छोड़ दें तो अदर देन निफ्टी बेटर है। हूँ। निफ्टी जहां पर है ऊपर नीचे जाएगा और वहीं स्टेबल हो जाएगा। डिफेंस के लिए और आईटी के लिए ये जो माह है बेटर है, लेकिन हाँ, करेक्शंस भी होंगे उसमें। और बैंकिंग शेयर्स उठेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी लोग बनाएंगे, फिर सेलिंग स्टार्ट होगी। तो जो लोग समझदार हैं वो इस माह में पैसा बनाएंगे और चीजों को फिर वहीं लेके आएंगे। और रही बात उन लोगों के लिए जो पैसे गवा चुके हैं, भंडारी साहब देखिए, ज्योतिष में ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जब तक अगर आपका 8वां घर पावरफुल ना हो, अष्टम घर से देखे जाते हैं हिडन लॉसेस और हिडन गेन्स। और ये जो स्टॉक मार्केट है, ये हिडन गेन और हिडन लॉसेस ही तो है, ये सडन गेन्स। तो जब तक आपका ये हाउस स्ट्रांग ना हो तब तक आपको स्टॉक मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। कूदना हो तो आप बेटर है कि कैश में चीजों को लेके रख दीजिए, जैसे शेयर्स लोग बाई करते हैं। आप कई लोग पोजीशन ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा है। लेकिन जिनको लगता है कि उनको एमसीएक्स में, कमोडिटीज, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनमें अगर अपना लक आजमाना है, तो उसके लिए बेटर है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, या स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनसे कुंडलियां अपनी विश्लेषण करवा के ही आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज यही लोग परेशान होते हैं। और भंडारी साहब, मैं खुद कुंडलियां देखता हूँ, कितने लोग आते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हुए देखा है। जीरो पे खड़े हैं लोग, और ये जनवरी में ही तबाह हुए, कुछ इस मई महीने में भी तबाह हुए। और कई लोग ऐसे थे जो मात्र 2 से 5 करोड़ रुपए किसी बैंक से उधार लिए थे, और वो आज अपना 2 जीरो लगा के बैठे हुए हैं आगे। और डिपेंड करता है आपका चार्ट क्या कहता है। तो कोई तो ये नहीं आप, कह सकता कि मार्केट डाउन है सितंबर 2024 से। 2 सालों में मार्केट चली नहीं, जहां थी वहीं है। भंडारी साहब, इसी मार्केट में लोग, वो कहते हैं ना, रंक से राजा भी बने, और कुछ लोग राजा से रंक भी बने हैं इसी में ही।
डिपेंड पर करता है वो चार्ट क्या कहता है आपको। चार्ट कहते हैं कि कुछ बैंक्स को लेके नाम करें ना, वो कहते हैं 5 साल से हिला नहीं, इतना बड़ा बैंक था, इतना लॉस हो गया, ये हो गया। पर जैसे आप बोल रहे हैं, बैंकिंग में कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो एक बेसिकली व्यक्ति क्या कर रहा है उसके में किस तरह का डिसीजन और किस तरह का भाग्य है, किस तरह का चार्ट आप बोल रहे हैं। थोड़ा मैं रियल एस्टेट पे आना चाहूँगा। रियल एस्टेट पे आप कैसे देख रहे हैं थोड़ा, अगर वो तो 1 महीने का नहीं, थोड़ा 6 महीने का अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट भारत में एक विचित्र मार्केट है, जिसमें ब्लैक भी बहुत है, वाइट भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो पार्किंग भी वहां पे होती है। तो किस तरह आप रियल एस्टेट मार्केट को देख रहे हैं? रियल एस्टेट मार्केट इस समय भंडारी जी, इस समय वो कहते हैं ना बबल बना हुआ है। हम्म। चीजें बहुत ज्यादा है, ओवर प्राइस है, लोडिंग बहुत ज्यादा है, बिल्डर्स के कई हिडन चार्जेस आज भी हैं, रेरा हम्म। भी आ गया, कई सारी चीजें आ गई, लेकिन अभी भी ना बड़े सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं। शनि देव जी अगले वर्ष अभी मेष राशि में जाएंगे। शनि देव जी की ना हम्म। एक बात है, जब भी वो मीन राशि में होते हैं, और बकरी भी हो चुके हैं अभी, जी हाँ, हम्म। 4 दिन पहले। हम्म। तो अभी ये जाते जाते ये नया सिस्टम बनाएंगे, पुराने पुराने सिस्टम तबाह होंगे, नया सिस्टम डेवलप होगा। अब ये जो पुरानी प्रॉपर्टीज अटकी हुई हैं, जिन्हें कुछ कंसल्टेंट ने, जो कमीशन एजेंट होते हैं, उन्होंने खुद के बबल बनाया हुआ है, लोगों को ऐसे शो किया जाएगा कि नहीं भाई हम्म। आप ये ले लो, रेट बढ़ रहे हैं। एक्चुअल हम्म। में भंडारी साहब कुछ नहीं बढ़ रहा है, वो सिर्फ एक हम्म। हवा बनाया हुआ है, बबल बनाया हुआ है। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी प्रॉपर्टीज नहीं ली हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बेस्ट टाइम है बाई करने का, लेकिन निगोशिएट वेल। और आगे प्रॉपर्टी का जो समय है डिफिकल्ट है, आने वाले 2-3 वर्षों के लिए प्रॉपर्टीज स्टेगनेंसी की तरफ जाएंगी, बढ़ेंगे नहीं। फिनलैंड में देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तबाह हो चुकी है इस समय, हम्म। खत्म हो हम्म। चुका है देश प्रॉपर्टी, अगर सेक्टर की हम्म। बात करें। हम्म। हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि स्टैग्नेंसी है, अच्छा नेगोशिएट कर पाओ तो करो, बट कोई ऐसा ट्रेडर जो हो रहा था, ट्रेडिंग करो, बयाना दे दो, 10% दे दो, वो सब पे अवॉइडिंग इज बेटर। जी हाँ। प्रशांत जी, मैं पर्सनल नोट पे एक बात बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता चला आपने एक किताब लिखी है, मैं उस किताब पे भी आऊँगा, पर मैं पर्सनल नोट से शुरू करना चाहूँगा। कल मैं टाइम्स नाउ के स्टूडियो में था, तो रेयरली जाता हूँ, पर वो वीकेंड डिबेट होती है तो खड़े होके होती है वो सारी। वहाँ पे किसी ने कहा आप अपने चैनल पे फोरकास्टर को बुला रहे हैं। मुझे एक सेकंड समझ नहीं आया, फोरकास्टर क्या हो गया, जो एक बड़ी विदेशी टर्म है कि कोई फोरकास्ट करे। तो मैंने कहा इतना लोगों में एक कईयों में अज्ञान है, कईयों में एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ जो सभी सनातन या भारत की किसी भी चीज के अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव कॉन्टॉक्शन है, और कईयों के अंदर फेयर है। तो जब आपने बताया कि आपने किताब लिखी जिसका नाम आपने दिया है फ्रॉम फेयर टू अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप एक बात ही कर रहे थे और मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बुक भी भेजिए ताकि मैं पढ़ भी पाऊँ, बट ऑडियंसेस, मैं लिंक डालूंगा, आप जो लोग अगर आपके पास हो सर तो आप उसको हाईलाइट भी कर दीजिए, तो वो ज़रूर जाएं और ज़रूर खरीदें। तो ये फेयर टू अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है मेरे को लगता है एस्ट्रोलॉजी को लेके, क्योंकि ये फोरकास्टर जैसा टर्म यूज़ करना एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे बहुत अजीब लगा। तो आपको क्या रीज़न लगा कि आपने टाइटल ये दिया, मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, फ्रॉम फेयर टू अंडरस्टैंडिंग। पहले तो मैं किताब दिखा देता हूँ व्यूअर्स के लिए। दिस इज द बुक, एंड एक्चुअली भंडारी साहब, मैं कई वर्षों से पढ़ा भी रहा हूँ ज्योतिष। अब भाई तभी एक बुक अमेजोन में मिल जाएगी, अगर यही नाम सर्च कर दिया जाएगा तो। आज भी ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिषियों के द्वारा सताए हुए हैं, और उन्हें लगता है ज्योतिष फ्रॉड है, और मैं कहीं ना कहीं उनके साथ हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप किसी को इतना दर्द दे देते हो, तो और आपने वो उनसे सारी छीन लिया कि ज्योतिष क्या सच भी है या नहीं है, या क्या ज्योतिष सूडो साइंस है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें जिन्हें ज्योतिष के द्वारा धोखा मिला है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ज्योतिष कुछ है ही नहीं, बेकार है। तो ये किताब उन लोगों के लिए भी है कि पहले पढ़ें समझें कि एग्जैक्टली ज्योतिष है क्या। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ज्योतिषियों के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीजें हैं कि पहले तो आप अपने फियर से बाहर आइए, ज्योतिष को मैजिक मत सोचिए। और या अगर आपको कहीं ज्योतिषी के पास जाना भी है, तो आपके क्वेश्चनियर्स में होना क्या चाहिए, या कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए कि उसको अपने क्लाइंट के काम बनाने हैं, तो वो अप्रोच क्या लेके चलनी है। भंडारी साहब, आप भी तो लॉयर हैं, तो आपकी भी तो अप्रोच होती होगी ना कि क्लाइंट आया है तो उसका काम बनना ही चाहिए। तो ये किताब इसी तरीके से लिखी गई है
ये अलग कॉन्सेप्ट से है, समथिंग डिफरेंट। हम्म, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के कोई बेसिक्स नहीं दिए हैं मैंने, या कोई केस स्टडीज नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ मेरे पास है, वो मैं बाद में लाऊंगा। लेकिन एक सबसे पहले मुझे लगा कि लोगों को मैं अंडरस्टैंडिंग दूं कि आपको फियर से बाहर कैसे आना है, और ज्योतिष को मैजिक नहीं सोचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने जिस तरह बताया, और आपने जिस तरह उसका एक ब्लर्ब बताया कि इसमें पर्पस क्या है, और जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो अपनी कुंडली दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं, उनको मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बुक है कि वो पहले समझें तो सही कि क्या फेयर है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, देन ओनली दे विल बी एबल टू हेल्प देमसेल्व्स आल्सो। आप जो भी एडवाइस देते हैं उससे। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो मजा तभी आता है जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते ही चले जाते हैं, आप रुकने का नाम नहीं लेते, आप इंजॉय करते हैं कि भाई नेक्स्ट पेज में क्या आने वाला है। आई एम श्योर जो भी इस बुक को कोई पढ़ेगा तो उसका वो इंटरेस्ट बनेगा। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब नींद आ रही हो, रात को डिजीनेस हो रही हो, तब ये बुक खोली जाए, सो नहीं पाएंगे आप। जी, थैंक यू, आपने ये बुक लिखी, और आई होप एवरीबडी हु इज हियरिंग इट प्लीज गो बाय इट। एंड आपने समय दिया एज यूजुअल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रशांत जी। ओके भंडारी साहब, एंड व्यूअर्स के लिए भी भारत माता की जय। भारत माता की जय सर।